नमस्कार साथियों, क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का पेपर लाए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो यहाँ पर आपके पूरे अर्धवार्षिक जो आपका सिलेबस है हिंदी का पूरा पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। साथ साथ में जो ये हमारा पेपर है ये अखिल विद्या भारती संस्थान में हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है आपके पेपर में इसी क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको पूरा पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, जो कि हिंदी में एमसीक्यू काफ़ी मायने रखते हैं। जब भी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने जाएंगे तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपके पूरे पूरे एमसीक्यू सही होने चाहिए। तभी यहाँ पर आपकी जो नंबर मार्किंग है वो बढ़ेगी, वरना आपकी नंबर जो मार्किंग है घट जाएगी। अगर आपके सारे के सारे एमसीक्यू सही हो जाते हैं तो यकीन मानो आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। ये बात अपने आप बड़े भाई या किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर आपके जितने भी एमसीक्यू हैं सभी के सभी सही निकल गए तो आपका जो स्कोर है हिंदी का वो ऑलरेडी बढ़िया तरीके से आपका नंबर आएगा। तो ये आप ध्यान रखना है, जब आप अपना बोर्ड की तैयारी करें तो इसको यहाँ पर ये ध्यान रखकर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की किसकी रचना की विधा है। तो यहाँ पर कह रहा है जो सेवा सदन है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, उसकी विधा क्या है। तो उसकी विधा हमारी क्या है, उपन्यास। क्या है, उपन्यास हमारी उसकी विधा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज की आंखें नाटक संग्रह के लेखक हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जो पृथ्वीराज की आंखें जो नाटक है ये किस किस लेखक की रचना है। तो ये हमारी लेखक की रचना है डॉक्टर राम कुमार। किसकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है निम्नलिखित में उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त। कौन सा होगा, चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त हमारा एक नाटक है। क्या है, नाटक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर घा। तो क्वेश्चन नंबर घा यहाँ पर कह रहा है शुल्क युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो शुल्क युग को यहाँ पर अन्य नाम छायावादी युग से नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हिंदी एकांकी के जो पितामह है किसे माना जाता है। तो माना जाता है डॉक्टर राम कुमार जी को, जिनकी रचना हमारी है दीपदान। क्या है, दीपदान। क्या है, दीपदान। ये कई बार रचना पूछी गई तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भक्ति काल के कवि नहीं है। तो यहाँ आप देखें सूरदास भी हमारे भक्ति काल के कवि हैं, तुलसीदास जी हैं हमारे, और यहाँ पर ये भी हैं, और यहाँ पर जो मलूक दास जी हैं वो हमारे भक्ति काल के कवि नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है। तो यहाँ पर कह रहा है भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, रामचरितमानस। क्या होगा, रामचरितमानस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो आप सभी लोगों को इस प्रयोगवादी कवि नहीं है तो इसका आंसर सही जवाब क्या होगा, भूषण। क्या होगा, भूषण। यहाँ पर हमारा से करेक्ट आंसर होगा भूषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घा निम्नांकित में वीर गाथा काल में निम्नलिखित कौन सी रचना करी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी रचना है जो वीर गाथा काल में हुई थी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा रसविलास। क्या होगा, रसविलास। आप इसका आंसर आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही डाउटफुल ये क्वेश्चन है, वीर गाथा काल में कौन सी रचना हुई थी। तो अगर ये सही होगा तो आप कोई बात नहीं, आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कौन से ऐसे कवि हैं जो सगुण भक्ति के जो कवि नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा जायसी। क्या होगा, जायसी। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको जब आप अपना पेपर करेंगे हाफ ईयरली का, तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको गद्यांश एक ही बार पढ़ना है काफ़ी मन से। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ये यहाँ पर आपको विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना होगी कि यहाँ पर आपको जब आप पेपर दे रहे हो
तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो बर्बाद ना हो। तो एक बार ही आपको मन से पढ़ना है ताकि आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद ना हो। तो सभी लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज़ करें और इसको यहाँ पर सभी लोग ध्यान से पढ़ लें। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब कि यहाँ पर आपको पाठ का नाम बताना है, साथ-साथ में आप लोगों को यहाँ पर लेखक का भी नाम बताना है कि इसके कौन से लेखक होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप किससे लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक यहाँ पर हमारे हो जाएंगे वासुदेव 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 अग्रवाल जी। कौन हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ पर आपको रेखा दिख रही होगी उसको आप लोगों को अपने शब्दों में व्यक्त कर देना है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है, पूर्वजों ने जिनका धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो ये बात आपको अपने शब्दों में बयां कर देनी है, वो आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, हमारे पूर्वज ने संस्कृति के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दर्शाया है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कि हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ किसे देखना चाहते हैं। हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ किसे देखना चाहते हैं। किसे देखना चाहते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। किसे देखना चाहते हैं? राष्ट्र को यहाँ पर हम लोग साकार होना देखना चाहते हैं। ठीक है। अपने भावी जीवन में हम राष्ट्र को यहाँ पर साकार होना देखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग क्या है। तो राष्ट्र के विकास का जो स्वाभाविक ढंग है वो यहाँ पर क्या, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, उससे तेज भावी जीवन में साक्षात देखना है। तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन था भावी, ये वाला, उसका आंसर आप लोग ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक शब्द में राष्ट्र भी लिख सकते हैं। राष्ट्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का जो विकास है हो जाए तो वो आपके लिए काफ़ी साकार होगा। अदरवाइज यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, तेज गतिशील से विकास आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग क्या है, तो यहाँ पर देखो राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग राष्ट्र संवर्धन है। क्या है? राष्ट्र संवर्धन है। बस आपको इतना लिख देना है, पूरा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अथवा में अगर आपको कोई वाला नहीं आता है तो अथवा वाला नीचे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता करना है किस पाठ से लिया गया, उसके लेखक कौन है। तो ये हमारा लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया। किससे लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे लेखक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट पूछा, रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है, वही यहाँ पर आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ कह रहा है, हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं। तो इसका आंसर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएगा कि हम आज की जो संस्कृति चल रही है हमारे देश में, उसे हम लोग इतना बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके लुप्त होने की बात कही गई है। तो यहाँ पर किसके मतलब कि लुप्त होने की बात कही गई। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर पहले यहाँ पर लाइन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर पढ़िएगा, आपको यहाँ पर इसकी लाइन मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान को इतना बहुमूल्य समझा था, वर्तमान में उसकी क्या दशा हुई। बहुत ही बेकार हो गया। अब कोई भी हमारे जितने युवा पीढ़ी है, कोई भी यहाँ पर वेद व्यास या कुछ भी रामायण है, गीता पढ़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। कई बार गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं आपको अपनी सोच समझ लिख कर लिखना होता है। ये नहीं होता है सभी प्रश्नों का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने होते हैं पद्यांश के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिए गए
दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो पद्यांश दिया गया है तो सबसे पहले आपको पता करना है ये किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। सबसे पहले आपको पता करना है किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा पाठ लिया गया है यहाँ पर साकेत नामक पाठ से। किससे लिया गया है? साकेत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो रचयिता हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है सेम उसी तरीके से, यानी कि आपसे लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साकेत नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक या रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश कहा गया है? राम ने किस माता को 100 बार धन धन योग समझा है? जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा? तो आप इन सभी प्रश्नों के यहाँ पर इसी में आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इसकी यहाँ पर व्याख्या आती होगी तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, आप जब बोर्ड की तैयारी करें तो यहाँ पर आपको शुरुआत के 7 या 8 पार्ट तैयार कर लेने। इससे आपका पूरा एक गद्यांश एक आपके यहाँ पर फंस जाएगा, उसी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर चाहते हैं, किन किन पार्टों से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025। तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग वो वीडियो चाहते हैं। अगर आपने उतना जितना पढ़ लिया मैंने बताया तो यकीन मानो आपके 90 से ऊपर ही नंबर आएंगे। ये मेरा अनुभव रहेगा, मैंने कई बार बच्चों को बताया है, उतने ही नंबर का पूरा फंसा है। हिंदी में कोई ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये पूरे सर्टेन नंबर होते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कमेंट करना है, तो यहाँ पर मैं समझ जाऊँगा कि आप वो वीडियो चाहते हैं। इसके बाद अथवा वाला है, सेम वही अथवा में आपको यहाँ पर सबसे पहले पता करना है किस पाठ से लिया गया। तो ये हमारा लिया गया है कामायनी पाठ से लिया गया, जिसके जो लेखक हैं हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। सेम उसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस पद्यांश में कौन किससे प्रश्न कर रहा है। इसके बाद बादलों के मध्य में चपला किसे बताया गया है? इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो आपको सारे प्रश्न यहाँ से करने होंगे। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए पद्यांश है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए जो पद्यांश है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात को। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी, जब भी जीवन परिचय लिखें तो कम से कम 10 रचनाएं तो आपको लिखनी ही चाहिए। जो कॉपी चेक करता है वो लेखक का नाम, जन्म स्थान, जन्मतिथि, मृत्यु स्थान, मृत्यु कब हुई थी, माता पिता का नाम और यहाँ पर उसकी साहित्य में क्या योगदान रहा, इतनी ही चीज़ें देखता है। अदरवाइज फिर आप स्टोरी बनाकर लिख सकते हैं और 10 रचनाएँ भी देखता है। तो ये आपको 10 रचनाएँ तैयार करनी है। यहाँ पर आप बताएंगे आप किस पर यहाँ पर लिखना चाहेंगे, वो आप यहाँ पर बताएंगे कि आप किस चीज़ पर यहाँ पर आप लोग जीवन परिचय लिखना चाहेंगे। सेम इसी प्रकार आपसे आपके यहाँ पर नेक्स्ट आता है, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखना चाहेंगे या फिर जयशंकर प्रसाद का या फिर सुमित्रानंदन पंत का। ये आपके जो ये लेखक थे ये हमारे कौन है? कवि हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है ध्रुव धारा तथा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारी रचना पंचलाइट तो काफ़ी आसान है, आप हमारे ख्याल इसी को करिएगा। इसकी जो स्टोरी है सभी को लर्न भी हो जाती है, थोड़ी सी ये कठिन है। अब मैं मानता हूँ जो स्टूडेंट अगर जिस स्टूडेंट को ये सिंपल लगती है तो वो भी लिख सकता है। वैसे हमारे ख्याल से आप लोगों को पंचलाइट की तैयार कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों से कहानी का उद्देश्य लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पंचलाइट कहानी की आपको कथा वस्तु आपको संक्षेप में लिखना है, अधिकतम 80 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रमुख पात्र की चारित्रिक विषय कोई 4 विशेषताएं लिखिए, अथवा में कह रहा है खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो जो भी आपका जिले वाइज आपका खंड काव्य हो उसी को आपको यहाँ पर तैयार करना है।
इसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आता है। यहाँ पर आपको संस्कृत को यहाँ पर गद्यांश दिया गया, आपको इसका संदर्भ भी लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना। तो आप दो में से किसी एक का कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वही आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा आता है। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है आपको यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 श्लोक में से आपको किसी एक श्लोक का ही हिंदी में अनुवाद करना है और साथ साथ में आपको इसका संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ का मतलब होता है किस पाठ से लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी के पेपर में पाठ का नाम और लेखक का नाम तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है घोड़े बेचकर सोना, तो मतलब होता है निश्चिंत होकर सोना। इसके बाद मुट्ठी गर्म करना, मतलब होता है घूस लेना या फिर कह सकते हैं रिश्वत लेना। घर का ना घाट का, मतलब कि किसी काम का ना होना। एक पंथ दो काज, एक काम से हम लोग एक कार्य से दो कार्य संपन्न कर लेना। तो यहाँ पर आपको इसके अर्थ लिखने थे, वो आप इसका वाक्य प्रयोग खुद से कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, इतने ज़्यादा ये टफ नहीं है, सबसे आसानी पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अपठित गद्यांश पद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, आपको किसी एक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्राचीन भारत में राजा किसके परामर्श के राज्यकार का संचालन करते थे। तो मंत्री के, यहाँ पर देखो लिखा हुई है मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मंत्री परिषद, क्या हो जाएगा मंत्री परिषद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर खा समृद्धि का विलोम शब्द लिखिए। तो समृद्धि का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा गरीबी, क्या हो जाएगा गरीबी हमारा समृद्धि का विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सस्य श्यामला शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सस्य श्यामला किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, सच्ची भूमि अर्थों में सच श्यामला थी, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये किसके लिए हुआ है। तो यहाँ पर देखो ग्रामों में कृषि योग्य भूमि का अभाव ना था, सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी, फलता भूमि सच्चे अर्थों में सच, मतलब कि किसे कहा गया भूमि को, यहाँ पर भूमि के लिए सस्य श्यामला शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अथवा में आप देखेंगे पद्यांश दिया गया, तो आपको यहाँ पर पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बादलों को गोद में अचानक कौन निकली, बादलों से अचानक कौन निकली थी। यहाँ पर जो ज्यों निकलकर बादलों की गोद से अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ती, क्या हो जाएगा एक बूंद। बादलों की गोद से निकलकर वह क्या सोचने लगी, तो वह क्या सोचने लगी थी, सोचने फिर यही मन में लगी आ क्यों घर छोड़कर मैं आई, मतलब कि बूंद सोचने लगी मैं अपना घर क्यों छोड़कर आई। बादलों से निकलकर बूंद यह सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों आई। यहाँ पर लिखा है धूल शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। धूल शब्द का आप लोगों का यहाँ पर धूल शब्द का आप लोगों को समानार्थी शब्द लिखना, तो आप मिट्टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मिट्टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करें। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले कह रहा है धरा, कह रहा है फिर कह रहा है धारा, क्या कह रहा है धारा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है पृथ्वी, इसका मतलब क्या होता है पृथ्वी, इसका मतलब होता है जल का प्रवाह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आ वाला सही हो जाएगा कुल और कुल। तो यहाँ पर कुल मतलब होता है कुल मतलब यहाँ पर कुल और कुल पूछे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कुल मीन्स होता है वंश और कुल मीन्स होता है किनारा, होता है क्या होता है किनारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद खा वाला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का आपको दो सही अर्थ लिखने हैं, मतलब कि आप लोगों को दो सही अर्थ लिखने हैं किसी भी शब्दों के, एक शब्द के, या मधु के लिखिए या फिर योग के या फिर हार के लिखिए। तो यहाँ पर मधु का अर्थ हो जाएगा हमारा एक शायद हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा शराब, क्या हो जाएगा शराब। इसके बाद योग का मतलब होता है मिलन, क्या कहेंगे मिलन, या फिर कह सकते हैं मेल, क्या कह सकते हैं मेल। और हर का अर्थ होगा सभी या कह सकते हैं प्रत्येक। तो यहाँ पर आपको दो दो वर्ड लिखने थे, वो यहाँ पर आपने लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्न लिखित वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है पैरों से जल पीने वाला। तो पैरों से जल पीने वाला कौन है, हमारा पादप होता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अपवाद, क्या कहते हैं अपवाद।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है घ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। भगत सिंह का देश सदा आभारी रहेगा। तो अब क्या लिखेंगे? इसका सही अर्थ होगा देश भगत सिंह का देश भगत सिंह का सदा आभारी रहेगा। क्या लिखेंगे? देश सदा भगत सिंह का आभारी रहेगा। देश सदा भगत सिंह का आभारी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 2 2 4 होता है, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 2 4 होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। तो क्या लिखेंगे? कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया। फलो फूलो निकले तो क्या हो जाएगा? फूलो फलो। क्या होता है? फूलो फलो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है श्रृंगार रस व हास्य रस की आपको यहाँ पर परिभाषाएं तैयार करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ साथ में अर्धवार्षिक अपने एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पर क्या श्रृंगार रस अथवा हास्य रस का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखना है। यमक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार आपको 100 उदाहरण यहाँ पर परिभाषित करना है। उदाहरण दोहा व सोरठा छंद को यहाँ पर आप लोगों को परिभाषित करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लेटर लिखने होते हैं, प्रार्थना पत्र लिखने होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि नगर निगम अध्यक्ष अथवा ग्राम प्रधान को अपनी बस्ती गंदगी की स्वच्छता के लिए शिकायत पत्र लिखना है, अथवा में कह रहा है अपनी प्रिय पुस्तक मंगवाने के लिए प्रकाशक को पत्र लिखिए। इसके बाद यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में निबंध कैसे लिखना है। अगर चाहते हो एक वीडियो बन जाए इस पर, तो कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना है, कमेंट क्या करना है? बोर्ड एग्ज़ाम 2025। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे इससे पहले आपको किसी ने तरीका नहीं बताया होगा। 100% गारंटी, आपको पूरे हम 9 नंबर दिलाएंगे। इसकी 100% की गारंटी है। बस आपको मैं जो कहूँगा वो आपको करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक किसी पर निबंध लिखना होगा, पर हाल फिलहाल में आपको मैं बता दे रहा हूँ जब भी निबंध लिखो तो हेडिंग का बिना प्रयोग किए ना लिखें। अब भी कुछ पॉइंट बाकी हैं, अगर आप चाहते हैं वो वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लिखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हिंदी में 90 से कम नंबर कोई नहीं रोक सकता है। आपके 90 नंबरों में 100% ला दूंगा, इससे ऊपर भी नंबर आपके आ जाएंगे। जितना मैं कहूँगा आप उतना तैयार कर लेना, इससे बार आपका कुछ भी नहीं फंसेगा। ठीक है। उतना आपका पूरा फंस जाएगा, जितना मैं बोलूँगा पूरा आपका फंस जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप किस टॉपिक पर यहाँ पर निबंध लिखना चाहोगे। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें।